नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा गुप्ता दिल से चैनल की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। रंगमंच यानी रंग और मंच के मेल से बना ये शब्द केवल शब्द नहीं है। रंगमंच जहाँ रंगों का समावेश हो, दीवारें हों, छत हों, पर्दे हों या स्टेज हो, मंच हो, जहाँ रंग ही रंग हो, जहाँ अभिनेता हो, अभिनय हो और चारों तरफ उन सब का समावेश इतनी खूबसूरती से मंचित किया जाता है कि वो एक रंगमंच का रूप ले लेता है। रंगमंच की परंपरा हमारे देश में सबसे प्राचीन रही है। अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण में भी कई जगह नाटकों का वर्णन आया है। पाली भाषा के जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें भी नाट्य संस्थाओं का वर्णन है। संस्कृत और पाली से होते हुए धीरे धीरे रंगमंच हिंदी भाषा तक आ चुका है। थिएटर और रंगमंच से जुड़ी ये भूमिका देनी आज इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि आज हमारे साथ चंडीगढ़ की थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं। थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़ ग्रुप के जाने माने राजीव मेहता जी हैं। तो आइए दोस्तों, अभी हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मेरा और मेरे आर्टिस्टों का सौभाग्य है कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम चंडीगढ़ के एक पुराने थिएटर ग्रुप से मिल रहे हैं और आज आप सबसे मिलने का मौका मिलेगा। आपके ग्रुप को की शुरुआत जानने और समझने का मौका मिलेगा, जिससे हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी, क्योंकि चंडीगढ़ शहर एक विद्वानों का शहर है, रसिकों का शहर है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे थिएटर जैसे जैसे चंडीगढ़ बनता गया वैसे वैसे थिएटर की शुरुआत हो गई थी। शायद 1950s के आसपास थिएटर यहाँ पे होना शुरू हो गया था। तो उनमें और से चंडीगढ़ के जितने भी लोग हैं या जितने भी रंगमंच के प्रेमी हैं, वो हमेशा रंगमंच को हमेशा अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। बिल्कुल सर, ये चंडीगढ़ के लोगों की खासियत है। बिल्कुल। तो सर राजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो ये थिएटर ग्रुप, थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़ ग्रुप, कैसे बना और आपके मन में कैसे विचार आया जुड़ने का? इसके मुझे वैसे बचपन से ही रंगमंच और फिल्मों का काफ़ी शौक था जी। जब मैं छोटा था तो अपने घर में एक पर्दा लगा के लोगों को फिल्म दिखाया करता था। पर्दा लगा के उसके आगे एक्टिंग किया करता था जी। वो शौक वक्त के साथ साथ धूमिल होता चला गया, पर फिर भी मेरे अंदर एक कसर थी कि जरूर किसी दिन रंगमंच से जुड़ूंगा जरूर। एक दो बार मैंने ट्राई की पर उस समय विफल हो गया। कहते हैं इंसान की ज़िंदगी में कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जिससे उसके लाइफ एकदम टर्न ले लेती है। बिल्कुल यू टर्न हो जाता है। मेरी ज़िंदगी में 1998 में एक ऐसा पड़ाव आया। उस समय मेरे घर की स्थिति, पारिवारिक समस्याएं और उसके अलावा मेरी खुद की समस्याएं ऐसी थी कि भी मैं चारों तरफ से टूट चुका था। तो जैसे शाम का वक्त बीता तो मैं बिल्कुल खाली सा हो जाता। तो एक दिन मेरे एक सहयोगी जो मेरे परम मित्र थे भोपाल से, उन्होंने मुझे कहा कि तुम शाम को फ्री होता तो तू ऐसा करके भी अपना एक ग्रुप है यहाँ पे चंडीगढ़ में थिएटर लैब, तो वो कुछ नए आर्टिस्टों को ढूंढ रहे हैं, तो तू शाम को उनके पास चला जाए। उन्होंने नए प्ले की शुरुआत करनी है तो तेरा टाइम भी अच्छा बीत जाएगा और तेरी शायद तुझे कुछ सीखने को मिल जाए। तो मुझे उसकी बात अच्छी लगी। मैंने कहा इसने बड़ा अच्छा सुझाव दिया। तो मैंने उस समय थिएटर लैब के निर्देशक थे उमेश खान जी, तो मैंने उनके पास जाना शुरू कर दिया। उस समय वो इलेक्शन का दौर था, तो उस समय वो नाटक की तैयारी कर रहे थे, गधे की बारात। ये एक नाटक ऐसा था कि जिससे लोगों को ये समझाया जाता था कि आपने अपनी वोट किसी के दबाव में आके नहीं देनी और जो आपको कैंडिडेट अच्छा लगता है उसी को वोट दीजिए बिना किसी प्रेशर के। तो उस दौरान हमने उसके चंडीगढ़ में 20-25 शो इलेक्शन के टाइम किए। तो मुझे ये विद्या बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि भी क्यों ना जो मेरा खाली समय है मैं इसमें लगाऊं। कंस्ट्रक्टिव हो गया, जिसमें हम मेंटली भी फिट रहते हैं। और हमारा ये मानना था कि भी रंगमंच समाज का आईना, तो इसमें जो हम दिखाते हैं वो हमारी जो उनसे हमारे देश का जो उनसा कॉमन मैन है उसके साथ वो सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना मेरी शुरुआत ही नुक्कड़ नाटक से हुई थी, तो मुझे नुक्कड़ नाटक देखकर बड़ा वो
अंदर उत्साह बढ़ाता था कि भी ये सबसे अच्छा मीडियम है लोगों से इंटरेक्ट करना। तो बस ये शौक दिन ब दिन बढ़ता चला गया। 1999 में एक ऐसा टाइम आया कि मैं और मेरे दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना अपना ही ग्रुप खोला जाए। तो 1999 में मैंने योगेश तुंगल और एक हमारे वो सुविंदर विक्की जी, 3-4 लोग थे, तो हमने इस ग्रुप की फाउंडेशन शुरू की। 99 में इस तरह से ग्रुप अस्तित्व में आया। 1999 में इस तरह अस्तित्व में। फिर समय ने ऐसा पलटा के खाया कि जो सा हमारा ये शौक था, रंगमंच के प्रति शौक, वो एक पैशन बदल गया, पैशन में तब्दील हो गया। बस हम सब दिन रात बस यही रंगमंच के बारे में सोचते थे। हमें ना तो खाने का ध्यान रहता था, ना बस यही करना था कि भी नाटक नाटक नाटक, बस उससे ये सिलसिला शुरू हुआ। तो पहला नाटक आपके ग्रुप ने कौन सा किया था? पहला नाटक था हमारा सबसे लोकप्रिय नाटक है वो शहीद की वापसी। शहीद की वापसी, हाँ, 1999 की बात है। अपना 15 अगस्त जब आती है हर साल, तो उससे हफ्ता पहले हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा नाटक किया जाए जिससे जो उनसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं या जो उनसे हमारे शहीद हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन हमारी आज़ादी के लिए लगा दिया, उनके प्रति हम कलाकारों का भी कुछ वो कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें हर साल श्रद्धांजलि दें। तो उसके एक अपनी आर्टिस्टों के प्रति श्रद्धांजलि देने के इरादे से हमने नाटक शुरू किया शहीद की वापसी, जिसे लिखा था स्वर्गीय CS इंदिरा जी ने। अब यकीन मानिए 1999 में हमने ये नाटक शुरू किया था, और हर साल 26 जनवरी, 15 अगस्त या कोई भी जैसे पैट्रियोटिक इवेंट होता, तो उस समय हम इस नाटक का मंचन जरूर करते हैं। अभी 26 जनवरी आज, कल हमने इस नाटक का मंचन किया था सेक्टर 17 में। अरे वाह! और ये हमारा 242वां शो था। 242 शहीदों का, शहीद की वापसी, शहीद की वापसी का 242वां शो ये कर चुके हैं, जो इनका पहला नाटक था। तो इस तरह से आपके साथ जो उस समय के सदस्य जुड़े हुए थे, फिर तो वो कहते हैं कि कारवां चलता रहा, लोग जुड़ते रहे। इसी तरह जितने भी चंडीगढ़ के बड़े बड़े रंगकर्मी हैं, मुझे उनका हमेशा प्यार मिला, और वो हमेशा हमारे ग्रुप के साथ जुड़ते चले गए, और ये उन्हीं का एक आशीर्वाद है कि हम इस लेवल तक पहुंचे। रंगमंच एक बहुत ही डेडिकेशन से हमें करना पड़ता है थिएटर। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। शायद एक दिन की रिहर्सल भी आप लोगों की मिस नहीं हो सकती। एक रिहर्सल भी नहीं मिस हो सकती। और इसमें अपना इसमें एक कहावत है कि भी जो कलाकार इसमें अपना तन मन धन सब कुछ वार दे, एक दिन उसका नसीब जरूर फिरता। बिल्कुल ये रंगमंच की एक देन है। और जब भी आप जिस दिन आपका शो, आपकी बेशक जितनी मर्जी तबीयत खराब हो, आप बीमार हो या कुछ भी हो, भगवान सरस्वती माँ की ऐसी कृपा होती है उस दिन कि आप शो बड़ा अच्छा करते हैं, और विपरीत परिस्थितियों में अगर आप शो करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। तो राजीव जी, अब तक आप कौन कौन से नाटक कर चुके हो, और उन सब में से आपको सबसे अच्छा नाटक आपके जो दिल के करीब हो, जिसे आग करके आपको बड़ी ही संतुष्टि महसूस हुई हो, वो कौन सा? वैसे तो हमने कई नाटक किए, और जहाँ तक जानकारी के मुताबिक हमने अभी तक 125 के करीब नाटक अपने ग्रुप के अंदर किए हैं, जिसके लगभग 3000 शो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और थ्रू आउट द वर्ल्ड हम कर चुके हैं। वाह, बहुत बधाई। और ये बात है कि भी जो उनसे जैसे अपनी माँ को अपने हर बच्चों से प्यार होता है, उसी प्रकार एक रंगकर्मी को भी अपने हर नाटक से प्यार होता है, और वो हर नाटक को उतनी ही तवज्जो देता है जितनी कि वो पहले या दूसरे नाटक को देता है। बिल्कुल। तो राजीव जी, लाइट एंड साउंड का जो ये प्रोजेक्ट आपने शुरू किया अपने नाटकों के साथ, ये एक एक्सपेरिमेंट एक तरीके से आपने शुरू किया था, कैसे शुरू किया ये दरअसल एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये लोग पहले से करते आ रहे थे जी। 1999 में मुझे मेरे गुरु हैं अपना हरबख्श सिंह लाटा जी, वो लाइट एंड साउंड के शो काफ़ी किया करते थे, तो मुझे उनके साथ 1999 में जुड़ने का मौका मिला। तो मुझे ये कंसेप्ट बड़ा पसंद आया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात थी कि भी जो उनसे आप नाटक छोटी सी जगह से आप बड़े प्लेटफॉर्म पे भी इसको परफॉर्म कर सकते थे। अगर 10,000 की ऑडियंस हो या 15,000 की ऑडियंस हो, तो वो आपकी जो उनसे आपने जो डायलॉग बोले हैं, जो उनसे आपके
हाव भाव में वो सब कुछ क्लियर देख सकते थे। तो 2002 में मुझे उनके साथ अमेरिका जाने का मौका मिला। एक सिख हिस्ट्री का शो था शेरे पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर। तो उसके हमने जगह जगह शो किए। तो हम जहाँ पर भी जाएं तो अमेरिका हमने सारा घूमा, अमेरिका कनाडा। तो हम जहाँ जहाँ भी जाते थे हर जगह एक ही नाम सुनने को मिलता था, शेक्सपियर शेक्सपियर शेक्सपियर। बिल्कुल। जैसे कि वो उनके जो जैसे भी नाटक है और उनके फॉलोअर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड है। तो एक बार हम वहाँ पे शिकागो में हम शो करने गए। तो वहाँ पे हम बीच साइड में घूमने गए शाम को। तो वहाँ पर मुझे देखकर हैरानी हुई कि एक जगह अपना शेक्सपियर का म्यूजियम बनाया हुआ था उन्होंने, और लोग आते थे एज अ टूरिस्ट, और वो अंदर जाने की भी टिकट थी। तो मुझे लगा कि भाई कितनी महान हस्ती जी, इन्होंने कितने शोज किए हैं। और फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि दुनिया का सबसे बड़ा शो कौन सा होगा। मैं सोचता रहा। फिर मेरे दिमाग में आया कि दुनिया में आज तक जोन सा नाट्यशाला जिसके जोन सा नाटक है सबसे बड़ा महानाटक है, जिसके सबसे ज्यादा शो दुनिया में हुए हैं, वो है हमारी रामलीला। क्योंकि रामलीला सैकड़ों सालों से हमारे देश में चल रही है, और हर साल इसके हजारों जगह इसकी प्रस्तुतियां होती हैं। तो इससे बड़ा शो शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपना रामलीला का एक ऐसा शो बनाएं जिसे सारी दुनिया में दिखा सकें। तो उसके बाद फिर वापस जब हम आए, हमारे निरंतर प्रयास चलते रहे, कभी विफल हुए। 2004 में मैंने प्रयास किया, तब भी बात नहीं बनी। फिर जाके ये अल्टीमेट जो सा प्रोजेक्ट था 2006 में तैयार हुआ, और इसका जो सा प्रीमियर था वो अपना सनीविले कैलिफोर्निया में, वहाँ पर इसका पहला शो वहाँ पे, यानी देश से बाहर आपने अपने देश के नाम चमकाया है। तो इसका फर्स्ट शो, और फर्स्ट शो वहाँ पे अपना सिलिकॉन वैली है अपने सैन होजे जी। तो सैन होजे में एक बहुत बड़ा मंदिर है अपना सनीविले टेम्पल। और जोन सा आप यकीन मानिए, जोन सा उसका हाल है, उसके अंदर 10,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। तो उन्होंने तो हमारी रामलीला उनसी बनी 3.25 घंटे की। तो रेगुलर लगातार होता रहा, लगातार 3.25 घंटे चलती थी वो, ताकि हमने वो पूरी जो सी 10 दिन की हम रामलीला करते हैं उसे 3.25 घंटे में उसको शॉर्ट करके बनाया हुआ था। पर उसमें यह था कि भी कोई भी उनसा इवेंट था रामलीला का मेन इवेंट, वो हमने सारे कवर किए हुए थे। तो उसके पहले 2 शो वहाँ पर हुए। आप यकीन मानिए 10,000 की कैपेसिटी थी उस हॉल की। 10,000 तो लोग अंदर बैठे थे और 2,500 बंदा बाहर बैठा था। और जब हम शो करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में 2 किलोमीटर दूर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई। तो कितने गर्व की बात थी ये। उस समय तो बिल्कुल ऐसा हो गया होगा कि शायद भाव विभोर होने का ये वक्त था, बिल्कुल, कि हमारी मेहनत इतनी रंग लाई है कि आज हम एक दूसरे देश में हैं और तब भी हम इतनी ऑडियंस को हम खींच पाए हैं। एक शो हो गया, फिर अगले दिन उन्होंने दूसरा शो किया उनकी डिमांड पे। उस दिन भी उतना ही रश था जितना पहले दिन रश था। करते करते इस शो की प्रसिद्धि चारों तरफ अमेरिका में फैल गई। उस समय हमने इसके 20 शो किए, जो अखिल जिस दिन प्रसिद्धि आहिस्ता आहिस्ता चलती गई। जब लास्ट शो करने का टाइम आया तो जो सा ऑर्गेनाइजर थे वहाँ के, उन्होंने काउबॉयज एक जगह वहाँ पे डैलस अमेरिका में, तो उन्होंने वहाँ पे उनको अपनी एस्टीमेट था, अपने शो के ऊपर भरोसा था, उन्हें जैसा मर्जी कीजिए। तो उन्होंने शो के लिए रग्बी स्टेडियम बड़ा मशहूर है जहाँ पे फुटबॉल और रग्बी के मैच होते हैं, काउबॉय स्टेडियम है डैलस में, वहाँ पे उन्होंने शो रखा। और आप यकीन मानिए कि 60,000 की ऑडियंस रामलीला देखने आई। अरे वाह, 60,000 ये बहुत मायने रखता है कि ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हैं कि 60,000 लोगों को रामलीला वो भी दूसरे देश में दिखाना अपने आप में एक गर्व की बात है। और ऑर्गेनाइजरों ने हमें बताया कि लोग इस शो को देखने के लिए
300 माइल्स दूर से यहाँ पे आए हैं, यानी कि चंडीगढ़ से जितना जयपुर का रास्ता है जी। वहाँ से देखने, इस शो को देखने। स्पेशली शो को देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वहाँ शायद कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई थी। रामलीला का हमारे देश में बहुत क्रेज़ है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रामलीला का सही। मंचन किया जाता है। तो जब हम एक दूसरे देश में जाके इसको करते हैं तो यकीनन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सही। इस शो की सफलता के लिए आपको आज भी बहुत बहुत बधाई है। तो लाइट एंड साउंड में और भी आपने कई नाटक किए हैं। फिर उसके बाद जब वो ये शो हिट हुआ तो जो उनसे ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा कि भाई अब अमेरिका कनाडा में कृष्ण जी के भक्त बढ़े हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आप कृष्ण जी के ऊपर बनाइए, तो वो आप अगले साल लेके आइए। फिर जब हम वापस आए हमने फिर कृष्ण लीला पे काम करना शुरू कर दिया। फिर 2007 में वो लेके गए, उसको भी उतनी प्रसिद्धि मिली जितनी जी। उसके भी बड़े अच्छे किस्से हैं। जब वो शो तैयार हो गया तो हमें वीजे टाइम पे नहीं मिले, अच्छा जी। तो फिर अपना वो दिक्कत आ गई, तो थोड़े वो ना शो कैंसिल हो गए वहाँ पे जाने के लिए। फिर जब हमने दोबारा तैयारी की तो हमारी 11 बंदों की टीम थी, 11 आर्टिस्ट थे। तो उसमें से हालत ये होगी कि भी 3 जो उनसे आर्टिस्ट थे उन्हें छुट्टी नहीं मिली, ओहो। दफ्तर से छुट्टी जी, नहीं हाँ मिली। जी। तो एक बार तो ये लगने लगा कि भी शायद हम जा ही ना पाएंगे, क्योंकि जो उनसे हम 11 जो उनसे आर्टिस्ट जो थे वो कई रोल कर रहे थे बीच में, जी। एक एक आर्टिस्ट 7-7 8-8 रोल करता था। जी। और अचानक जाने से 2 दिन पहले एक हमारे आर्टिस्ट थे जयप्रकाश जी, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उनके यहाँ पे सारी चोटें लगी मुंह पे। तो मुझे आज भी याद है जब मैं 32 में शाम को रात को उनसे मिलने गया तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, कहते कि भी मेहता जी मैं नहीं जा पाऊंगा ये शो करने के लिए। मैंने कहा आप भगवान कृष्ण पे भरोसा रखिए, तो अगर उन्होंने चाहा तो हम सब जाएंगे शो करने। बस वो कॉन्फिडेंस ऐसा है कि भी हम चल पड़े। और 8 बंदों ने, जो 11 बंदे रोल करते थे, उन्होंने 8 बंदों में शो किया। और शो इतना हिट हुआ कि भी लोग पागल हो गए देख के कि भी ऐसा भी शो बन सकता। अरे वाह। और उस टाइम उसके हमने 15 एक शो वहाँ पे किए थे और वो भी बड़े पॉपुलर हुए। तो 8 लोगों ने, मतलब जो 11 लोगों का काम था वो 8 लोगों ने किया। तो हाँ। टीम सिमट गई, 11 से 8 पे आ गई, फिर भी सफलता से मंचन कर पाना, ये तो बहुत ही एक डेडिकेशन और लगन के बिना पॉसिबल ही नहीं है, एक पैशन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। तो कृष्ण लीला और रामलीला के अलावा भी आपने लाइट एंड साउंड में किए हैं। फिर जब ये दोनों शो बड़े हिट हो गए तो हमें डिमांड आनी शुरू होगी कि आप सिर्फ हिंदू हिस्ट्री पे ही कर रहे हैं, कुछ सिख हिस्ट्री पे भी कीजिए। तब हम सारे आर्टिस्टों ने मिलकर सोचा कि भी कौन से ऐसे हमारे महापुरुष हैं या वीर योद्धा हैं जिन पे हम अपना अगला शो तैयार कर सकें। तो सबकी एकमत ही राय थी सारे आर्टिस्टों की कि क्यों ना बंदा सिंह बहादुर जी के ऊपर एक शो तैयार किया जाए। फिर हमने बंदा सिंह बहादुर शो का निर्माण किया और इसका पहला शो हमने 2013 में अमेरिका में किया था। और आप यकीन मानिए कि इस शो को इतनी प्रसिद्धि मिल चुकी है कि अब तक इसके 100 से ऊपर शो हो चुके हैं और लोगों की अभी भी डिमांड है कि इस शो को बार बार किया। अरे वाह, बहुत बधाई आपको। इसके बाद फिर हमने सिख हिस्ट्री पे पिछले साल ही हमने एक नया नाटक बनाया था, श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल प्रकाश उत्सव के ऊपर में हमने तैयार किया सत गुरु नानक प्रगट है। ये भी भगवान की कृपा से काफ़ी प्रसिद्धि पा चुका है। तो ऐसे हमारे ये चलते रहे। थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़ ग्रुप यानी देश और विदेश दोनों में काफ़ी नाम कमा रहा है। तो हम तो बधाई देते, आपको थकेंगे नहीं, देते ही रहेंगे ताकि आपके और नाटक जो है और सफल होते रहें। बस आप सभी लोगों का प्यार है कि जो एक हमें हर रोज एक नई मोटिवेशन देता है कि हम कुछ ना कुछ नया काम करने के लिए। बिल्कुल सर। तो जैसे कि रामलीला है या कृष्ण लीला या जो भी आपने ये किए, इनमें पात्रों का चयन भी बड़ा प्रमुख होता है कि किस पात्र को, किस व्यक्ति को कौन सा पात्र दिया जाए। हाँ, तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए सबसे पहले पात्र की वो ये देखना पड़ता है कि किसको ये सूट करता है। आप यकीन मानिए कि हमारे 70 हमारे मेंबर हैं और उनमें फिर अकॉर्डिंग टू जो सी अपने पात्र जो सा उन्हें सूट करता है उस हिसाब से उन्हें रोल देना। जी, 70 मेंबर्स हैं आपके ग्रुप के। और जब हम कृष्ण लीला लेके जा रहे थे तो उस कृष्ण जी का रोल करना था, वो हमें यंग लड़का चाहिए था जी। तो उसके लिए हमने चुना मनीष कपूर को। उस समय उसकी उम्र 21 वर्ष थी
और जौन सी लड़की थी उसका नाम था अनमोल शर्मा। तो वो हमें उससे भी यंग चाहिए थी, तो उसके लिए हमने 17 साल की लड़की का चयन किया। तो शो तैयार हो गया, यहाँ पर उसकी प्रशंसा मिली उस शो को। फिर जब हम अमेरिका जाने की तैयारी करने लगे, तो जब हम एम्बेसी में पहुंचे तो वो ये पहले कभी गए नहीं थे बाहर। 17 साल और 21 साल में तो बच्चा पढ़ रहा होता है या फिर या स्कूल में होता है। वो लड़की ने मेरे का 10+2 किया था। तो जैसे हम इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे एम्बेसी में, तो जौन सा एम्बेसी में जौन सा काउंसलर इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने मुझे बुलाया, कहता मिस्टर मेहता, डू यू थिंक दैट वी आर फूल्स? मैंने कहा सर नहीं, मैं तो ऐसा कभी सोचता नहीं। कहता जौन सी ये तुमने टीम बनाई है, इसमें कृष्ण जी का मेन इंपॉर्टेंट रोल है, और वो तुमने दे दिया एक 21 साल के लड़के को। और जौन सा राधा का रोल है, वो 17 साल की लड़की भी बेचारी कॉलेज अपना 10+2 में कर रही है, और आपने उसको कैसे चूज, उसकी उम्र 18 साल थी उस समय, तो उसको कैसे चूज कर लिया? तो क्या आप हमें इतना मूर्ख समझते हैं कि भी ये अमेरिका से ही वापस आएंगे? तो मैंने कहा सर, अगर मैंने इन्हें चुना है तो मैंने अकॉर्डिंग टू इनके करेक्टर के वाइज इनकी हमने सिलेक्शन की है, और इसीलिए मैं इन्हें बाहर लेके जा रहा हूँ। और बाकी इनके आप कह रहे हैं कि वापस इंडिया आएंगे, तो इसके लिए मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि जब जैसे हम इंडिया वापस आएंगे तो इन्हें मैं आपके सामने पेश करूँगा। वो बेचारा इतना खुश हुआ, कहता मुझे आप पे विश्वास है, आप जाइए। और उसने सबको भी बिल्कुल कई तरह की दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है, खासकर जब हम विदेश की तरफ जाते हैं। तो ये तो काफ़ी आप कर चुके हैं मनचंद। अभी भी आपका कोई ऐसा ड्रीम प्ले जो आपका मन है कि मुझे ये प्ले बनाना है, ये प्ले मेरा ड्रीम एक प्रोजेक्ट अभी भी काफ़ी समय से अटका हुआ है, उसे 4-5 साल हो गए हैं। अपना शिव जी के ऊपर हमारी बड़ी तमन्ना कि ओम नमः शिवाय नाटक किया जाए, उसकी हम स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। देखते हैं प्रभु की जब कृपा होगी तब हम उसे जरूर। अभी स्क्रिप्ट की बात चली है, तो जैसे कि ये सारी रामायण लीला या गुरुबानी है नानक जी के बारे में, इन सब की किताबों के बारे में तो बहुत डिटेल में नॉलेज है, लेकिन इनको स्क्रिप्ट में समेटना ये भी एक मुश्किल काम होता है। तो वो आप कैसे उस पर पूरी डिटेल जो उनसे हमारे राइटर्स होते हैं पूरी उस पर डिटेल रिसर्च करते हैं, फिर वो जो स्क्रिप्ट लाते हैं, फिर वो हमारे जो उनसे ग्रुप के की मेंबर्स हैं, हम उस पर बैठ के फिर अपने हिसाब से जो सीन हमें अकॉर्डिंग टू जो सी सर्कमस्टांसेस जैसे उसे स्टेज पे परफॉर्म करना, उस हिसाब से फिर हम उस स्क्रिप्ट को सेट करते हैं, ताकि एक कोई जो हमने स्टेज पे दिखाना है उस पर कोई किंतु परंतु ना हो। गुरुओं की मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। और लोगों के जो से एक महान रामलीला के जितने भी करैक्टर हैं उनके प्रति जो लोगों का आदर भाव है उसको भी ध्यान रखना, क्योंकि धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। 2003 की बात है, उस समय आप सबको याद होगा कि सुनामी आई थी। सुनामी का बहुत प्रभाव था और चारों तरफ हर देश में लोग उससे प्रभावित हुए थे। तो लोगों ने हर किसी इंसान का ये मन में आया कि भी कुछ ना कुछ वो सुनामी पीड़ित लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो कुछ बन सकता था वो करे। तो ऐसे ही हमारे ग्रुप के जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने बीड़ा उठाया कि भी हम भी सुनामी पीड़ितों की मदद के लिए कुछ करेंगे। तो हमने सोचा कि भी हम क्यों ना नुक्कड़ नाटकों से शो करेंगे चंडीगढ़ में हर जगह। तो उससे हम एक निशाना बांधा कि भी हम 1 लाख रुपया नुक्कड़ नाटकों से इकट्ठा करके सुनामी पीड़ितों के लिए भेजेंगे। तो तब हमने नाटक बनाया था शर्त का बीड़ा, नहीं उसका नाटक का नाम था मिट्टी का आदमी। मिट्टी का आदमी जी। तो उस नाटक के हमने नुक्कड़ नाटक शुरू किए। पहले दिन हमारा शो था 17 में, मुझे याद है। तो 17 में जब हम नाटक कर रहे थे तो मात्र जो उनसे कलेक्शन आई 1700 रुपये, और 17 हमने शो करने थे 17 दिन के अंदर। तो लोगों ने सोचा कि भी पहले दिन उन्होंने एक नाटक का शो किया, 1700 रुपये, 1 लाख रुपया कैसे इकट्ठा होगा। एक बार तो हम भी घबरा गए कि भी इस हिसाब से तो मुश्किल है, पर वो कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। मुझे याद है कि तीसरा शो हम 22 की मार्केट में
कर रहे थे, यहाँ पे शास्त्री मार्केट है ना, हाँ जी। वहाँ पे हम शो कर रहे थे। तो जैसे ही नाटक खत्म होता था तो हम लोगों के आगे वो एक चादर बिछा देते थे कि जिसको भी जितना अच्छा लगता है वो अपने पैसे डालता जाए। तो वहाँ पे मुझे याद है कि एक छल्ली वाली ना वो छल्ली बुन रही थी। तो जैसे ही नाटक खत्म हुआ तो उसने अंदर से यहाँ से अपने वो रुमाल निकाला और 50 रुपए उसने उसमें डाले। वाह। तो मुझे जब वो 50 रुपए दिखे ना, जब उसने दिए, तो मुझे यकीन हो गया कि हम सही रास्ते पे हैं। और आप यकीन मानिए जिस दिन हमारा लास्ट शो था उस दिन हमारी पास 1,365,000 रुपए थे। बहुत अच्छी बात है। जो ये हमने- होती है मेहनत की कमाई का फल। अगर उस शायद वो छल्ली बेचने वाली की कमाई ही शायद मुश्किल से वो 100 रुपया ही कभी कमा पाती होगी, बिल्कुल। तो उसमें से भी अगर उसने 50 रुपये आपको दिए तो ये उसकी मेहनत और एक उसके आशीर्वाद से- के रूप में वो आपको दी जो फली आपको। बिल्कुल। तो 1,03,65,000 1,365,000 रुपये आप जमा कर से- पाए। तो वो हमने फिर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में- नुक्कड़ नाटक से 1,03,65,000 रुपये जमा कर पाना एक बहुत बड़ी बात है। और ये बात है 2003 की, उस समय जी। 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। सर कोई इस इतने बड़े कार्यकाल के दौरान जो आपका ये 1999 से शुरू होकर लेके आज तक 2020 तक है, तो बड़े अच्छे और बुरे अनुभव भी कुछ ना कुछ हुए होंगे, खट्टे मीठे। कोई ऐसा अनुभव आपको याद हो? अनुभव तो ऐसे बहुत आए और हर नाटक का एक अनुभव अलग ही रहता। जी। पर कई नाटक कुछ ऐसे होते हैं कि भी इंसान उनसे वो मोमेंट्स अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं पाता। बिल्कुल। तो ऐसे ही मोमेंट एक बार मेरी ज़िंदगी में आया जब मुझे याद है अपना मैं टैगोर थिएटर में बैठा हुआ था, तो मुझे फ़ोन आया। मैंने फ़ोन पिक किया तो वो कहता है आई एम मेजर शर्मा स्पीकिंग। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। कहते ये मैं 1 पैरा SF से बोल रहा हूँ, जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है पैरा कमांडोज की, जिन्हें हम स्पेशल फोर्सेस भी कहते हैं। जी। तो वो कहते हैं कि भी हमारे जो उनसे मेजर साहब हैं वो आपसे कमांडिंग ऑफिसर है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मिल लेते हैं। तो मैं जैसे उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि भी उनका रेजिंग डे था, उनकी यूनिट का रेजिंग डे था। जी। तो कहते कि भी इस पे आपने प्ले बनाना। तो बचपन से मेरे मन की इच्छा थी कि भाई मैं फौज में जाऊं। अच्छा जी। तो अपना उसके लिए कि मैं अपने आप को आर्मी की यूनिफॉर्म में देखना चाहता था। तो एक दो बार मैंने अप्लाई भी किया। तो एक बार जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, उस समय मेडिकल हुआ करता था, तो उसने कहा कि आप ना अपने हाथ ऐसे कीजिए। तो मेरे वो डर के मारे ना, आगे मेरे मेजर खड़ा था, तो मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांपने शुरू हो गए। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दी। तो वो मेरी तमन्ना मन में थी कि भी किसी टाइम ना आर्मी में जाना जरूर है, पर वो मेडिकल कारण में रह गया। तो कहते जी आपने ना इस पे प्ले बनाना है और इसमें आपने हमारी जो सी कंपनी है उसकी 242 साल की हिस्ट्री आपने इसमें कवर करनी है। अरे वाह, बहुत एक बार तो बात है मैं जी। हिल गया कि जी, भी बिल्कुल। 242 साल की हिस्ट्री, वो भी मैंने कहा आप टाइम कितना देंगे, कितनी देर का होना चाहिए। वो कहता जी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट है। 50 मिनट्स। 50 मिनट्स में आपने Okay. 242 साल की हमारी हिस्ट्री कवर करनी है। वो इनकी रेजिमेंट थी, वो अंग्रेजों से पहले की थी। अच्छा जी। खैर जोश में एक तो मन में वो दबी हुई इच्छा थी, तो उसको मन में लेके मैंने कहा जी आप जैसा कहेंगे तो हम करेंगे। जी। तो मैंने वो स्क्रिप्ट उठा ली और जब मैं स्क्रिप्ट उठाने लगा कहता याद रखिएगा कि भी हमें 1.25 महीने के अंदर अंदर ये प्ले तैयार चाहिए, हमारा 11 नवंबर को शो है। जी। मैं डरते डरते बाहर आ गया। फिर मैंने अपने जो उनसे मेंबर्स उन्हें बुलाया, मैंने कहा भी ये पोजीशन और अब ये तो अपनी जान पे बना ही है कि भी किसी तरह भी करना। वो स्क्रिप्ट क्या थी, वो एक डॉक्यूमेंट्री पेजेस थे उनकी हिस्ट्री के ऊपर। इसके ऊपर हमें सब कुछ नाटक के थ्रू तैयार करना होगा। जी। हम लोग सारे मेंबर्स दिन रात लगे रहे और किसी तरह हमने वो डेडलाइन से पहले नाटक तैयार कर लिया और उसका नाहन में शो करना था। जी। शो करने हम पहुंच गए, उनका रेजिंग डे था। 50 मिनट से हमने एग्जैक्ट 50 मिनट में वो प्ले तैयार, ड्यूरेशन उसकी 50 मिनट ही रखी। जी। तो जैसे ही प्ले शुरू हुआ हम बड़े डरे हुए थे कि भी अगर
कुछ थोड़ी सी भी गलती होगी तो इन्होंने तो हमारा कोर्ट मार्शल कहता ना, या हमें छोड़ेंगे नहीं। जी, आर्मी। तो नाटक शुरू हुआ, चलता गया। जब नाटक खत्म हुआ तो 10 मिनट तक उन्होंने खड़े हो गए, सबने हमारी हौसला अफजाई की। 10 मिनट तक तालियां बजानी, ये छोटी मोटी कोई बात नहीं हो सकती। और आप यकीन मानिए, उस शो को देखने के लिए थ्रू आउट इंडिया से 11 मेजर जनरल देखने आए हुए थे। वाह, ये तो आपने बहुत ही वाकई आपका ये शायद जिंदगी का यादगार पल है। और सबसे बड़ी उसमें मोमेंट ये थी कि भी चांदपुरी जी ने भी ये शो देखा। अच्छा जी, वो जी, भी जी। वहाँ पे थे, जो हमारे लिए बड़ी हाँ जी, हाँ बात जी। है। तो ये तो वही बात होगी कि मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ सही योर बात। थिएटर जर्नी, यही था। तो और यही नर्वस मोमेंट भी रहा होगा आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जिस समय आपको बोला गया, शायद आपको दूर दूर तक भी अंदाजा नहीं था, और इतना शायद आपने बिना किसी कुछ ज्यादा सोचे हाँ भी किया आपने। हाँ, तो इसलिए की थी कि मेरे अंदर वो जोश था कि मैंने करना कुछ आर्मी के लिए। तो मैंने कहा अगर मैं वैसे सेवा नहीं दे सकता तो जी। ये मैं मौका हाथ से नहीं छोड़ूंगा। देश के लिए भी आपने ये सही। एक पुनीत कार्य हुआ है सही। कि हम उनकी जर्नी को, उन सैनिकों के लिए, उस कमांडिंग कोर की जर्नी को हम लेके आ पाए, समेट पाए इनमें। तो वो आपकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और जैसा कि हमें पता ही है कि थिएटर आर्ट जो है, या कोई भी आर्ट, हम पैसा कमाने का जरिया नहीं हो बिल्कुल, सकती। पैसे की तो हम नहीं सोचते होती। भी नहीं है जी। इसमें। तो इस सारे अपने ग्रुप को मैनेज करना, इसके खर्चों को मैनेज करना तो मुश्किल तो होता ही होगा। मुश्किल होता है, कई बार कर्जे भी लेने पड़ते हैं, पर मेरे मित्रों का, मेरी टीम का मुझे हमेशा सहयोग मिलता है। जी। और ये कारवां ऐसे ही चलता रहता है। क्योंकि एक पैशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये पैशन है, पैशन के लिए सब कुछ सही बात है। हम कर गुजरते हैं। जान हथेली पे जी, रखनी जान पड़ती है, हथेली बस पे रखनी यही। पड़ती और है। यही मेरी सारी टीम का भी यही जज्बा जी। है। वो कहते हैं कि भी द शो मस्ट गो ऑन, शो रुकना नहीं चाहिए। बेशक हमें दिन रात तैयारी करनी पड़े। आप यकीन मानिए कि ये जो मेरी टीम है, इन्हें अगर आप 5 दिन दे दो ना कि कोई नाटक तैयार करना, तो ये 5 दिन में नाटक करके आप सामने रख देते हैं। और कई नुक्कड़ नाटक तो ऐसे जो हमने एक दिन में तैयार किया। जी, बहुत डेडिकेटेड टीम है आपकी, उन सबका पैशन है बिल्कुल, थिएटर, तभी ये कर बिल्कुल, पाते बिल्कुल, हैं। राजीव जी, इतने सारे आपके नाटक हुए हैं, तो एक नाटक और आपका बड़ा फेमस भी रहा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो आप करते हैं। वो हमारा बड़ा मशहूर नाटक है, पर्यावरण का विनाश। जब 1999 में हमने ग्रुप शुरू किया तो पता नहीं ये दिमाग में कैसे बात आ गई कि भी जो उनसे हमारे देश के लोग हैं वो पर्यावरण के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक नाटक बनाया जिसका नाम हमने रखा पर्यावरण का विनाश। इस नाटक को हमने हमेशा ये वो एक मन में सोच लिया था कि पर्यावरण दिवस जब भी आएगा, 5 जून को होता है पर्यावरण दिवस, तो हम इस नाटक के 2 या 3 शो ज़रूर करेंगे ताकि लोगों के प्रति अपना पर्यावरण के ऊपर एक जागरूकता फैले। उस समय हालांकि उस समय पर्यावरण की परिस्थिति इतनी खराब नहीं थी जितनी आज है। तो इस नाटक को आज 22 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और लगातार हम इस नाटक का वो करते हैं मंचन। और आप यकीन मानिए कि इस नाटक की प्रसिद्धि इतनी हो चुकी है कि भी कई फिल्मों में इसके नाटक के सीन कई फिल्मों में दिखाए जा चुके हैं। और ये नाटक एक ऐसी एक वो है कि भी सबसे पहले इसमें बच्चों को शिक्षा मिलती है कि भी हमेशा अपने जन्मदिन पे एक पेड़ अवश्य लगाएं। दूसरा जो उनसे हम ना चाहते हुए भी ऐसी नादानियां करते हैं जिससे हमारे पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ता है। तो बड़ी हमें जितने भी आर्टिस्ट ये इस नाटक में काम करते हैं 300 से ऊपर इसके शो हो चुके हैं। और आप यकीन मानिए 300 में शो में इन्होंने एक भी मेरे से पैसा नहीं दिया और ना ही हमने कभी इस नाटक का पैसे के लिए मंचन किया। जी, ये सामाजिक संदेश देते हुए आपका ये नाटक है, आपकी पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि पर्यावरण को किसी तरीके से हम बचा पाएँ। और एक भी इंसान अगर इससे प्रभावित होता है और इसे इस सोच को अपनी सोच में बदल पाता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस नाटक जब ये इस नाटक का मंचन करते हैं तो लोग खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि भी वाकई यार ये जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि भी ये हमारी किसी वीक पॉइंट पे ये मुली कर रहे हैं।
तो वो फिर कुछ ना कुछ शिक्षा लेके जाते हैं, बाकी आगे उन पर डिपेंड करता है कि वो उस पर कितना काम करते हैं। ये आपका जो ये काम है लगातार एक क्रिएटिव वर्क है, वो लगातार चलता आपको रहता है। क्रिएटिव ही रहना पड़ता है, आप कभी भी स्लो नहीं हो सकते, रुक नहीं सकते, और आपको ये सोचते ही रहना पड़ता है कि अब हम इसको किस ढंग से और बेहतर कर सकते वाकई हैं। वाकई आपको दिन रात बस दिमाग में यही चलता रहता है कि भी नाटक अब क्या नेक्स्ट क्या और करना। कैसे, बिल्कुल, ये चीजें। बिल्कुल। तो आज हम इस बातचीत के दौरान आपकी टीम से भी मिलेंगे, आपके बिल्कुल, जो और टीम के पिलर हैं, और ये सब चंडीगढ़ के जाने माने जी। कलाकार और अच्छे इंसान हैं जिनसे आप रूबरू होंगे। जी धन्यवाद राजीव जी, आपसे और बातें करेंगे। धन्यवाद। तो इस कड़ी के लिए आप को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। अगली कड़ी में हम फिर मिलते हैं। दिल से की टीम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कृपया इसे लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए।